नमस्कार दोस्तों। तो हमारी जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है 20,000 प्रश्न एमपी की, तो इसमें से हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है। देखते हैं तीसरे वीडियो को। पहला प्रश्न क्रमांक है आपका 155। कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म महीना है? वह कौन सा है आपका? वह है आपका मई महीना, जो सबसे गर्म रहता है मध्य भारत के पठारों में। तो दिए गए विकल्पों में मई माह सबसे गर्म होता है। मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर जून तक चलती है। यहाँ मई जून में तापमान 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा मई जून में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान कितना रहता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है। तो कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म महीना है? वह आपका मई है। अगला प्रश्न की बात करें 156 की। मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? तो वह कौन सी दिशा है जिसमें मध्य प्रदेश की अधिकतर जो नदियां हैं मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार की, वह किस तरफ बहती हैं? वह बहती हैं आपकी उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ। तो मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? उत्तर और उत्तर पश्चिम। बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित मध्य भारत का पठार में शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिले आते हैं। इस पठार की प्रमुख नदियों में चंबल, काली सिंध और पार्वती है। मध्य भारत पठार से बहने वाली नदियां की दिशा आमतौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिम है। क्या है? बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित मध्य भारत का पठार में शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिले आते हैं। इस पठार की प्रमुख नदियों में चंबल, काली सिंध, पार्वती है। मध्य भारत पठार से बहने वाली नदियों की दिशा आमतौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर है। ग्वालियर का पुराना नाम है। ग्वालियर का पुराना नाम है। तो ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? वह है गोपगिरी। ऑप्शन नंबर ए। तो ग्वालियर का पुराना नाम क्या है आपका? गोपगिरी। और देखते हैं, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नगर है, जहां की विरासत का इतिहास बहुत पुराना है। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपगिरी था। यहां नाम यह स्थित गोपांचल पर्वत के कारण पड़ा। किस कारण पड़ा? गोपांचल पर्वत होने के कारण। ग्वालियर किले की ढलान वाले पर्वत को गोपांचल पर्वत कहा जाता है। पर्वत प्राचीन कलात्मक जैन मूर्ति समूह का अद्वितीय स्थान है। काल परिवर्तन के साथ जब मुगल सम्राट बाबर ने गोपांचल पर अधिकार किया था। किसने अधिकार कर लिया था? बाबर ने। तो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नगर है, जहां की विरासत का इतिहास बहुत पुराना है। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपगिरी था। यह नाम यहाँ स्थित जो कि किले पर स्थित कौन सा है? गोपांचल पर्वत के कारण पड़ा। तो ग्वालियर किले की ढलान वाले पर्वत को गोपांचल पर्वत कहा जाता है। पर्वत प्राचीन कलात्मक जैन मूर्ति समूह का अद्वितीय स्थान है। काल परिवर्तन के साथ जब मुगल सम्राट बाबर ने गोपांचल पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न 158 की बात करें, क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो वह आपके उत्तर प्रदेश से लगती है, ना कि राजस्थान से। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? उत्तर प्रदेश से। इसमें ऑप्शन आपका गलत है, शायद कथन भी इसमें शायद गलत हो। देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को छूती है। प्रदेश की सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर राजस्थान राज्य को छूती है। हालांकि कुछ स्थानों किताबों में सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी होने का उल्लेख मिलता है, किंतु मध्य प्रदेश संदर्भ ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगती है, जबकि मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ लगती है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश ही लगाएं, क्योंकि एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश को मानता है, ना कि राजस्थान को। व्याख्या में ठीक है, कुछ किताबों में मिलता है, लेकिन अधिकतर जो ऑप्शन सही होता है वो उत्तर प्रदेश और गुजरात होता है। गुजरात सबसे कम, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक। जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? तो वह मालवा के पठार के अंतर्गत आती है जानापाव चोटी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की मऊ तहसील में स्थित जानापाव पहाड़ी मालवा के पठार का भाग है। यह मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है। जानापाव पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की मऊ तहसील में स्थित जानापाव पहाड़ी मालवा के पठार का भाग है। यह मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर है। जानापाव पहाड़ी से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न 160 की बात करें,
मालवा का पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना होता है वह होता है आपका मई महीना। मई महीना पूरे एमपी का ही सबसे गर्म महीना रहता है। मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना मई है। मई माह मालवा के पठार का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का भी सर्वाधिक गर्म माह रहता है। इस माह में उत्तरी मध्य प्रदेश का औसत तापमान तो 42 डिग्री से सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है, यानी कहीं कहीं तो इसका 48 डिग्री 49 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाता है। कब? मई महीने में। अगला प्रश्न आपके 161, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? क्या लगा है? प्रमुख रूप से। तो प्रमुख रूप से आपके 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जो है मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार। तो मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से 3 विभागों में बांटा गया है, मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, पूर्वी पठार, जिसको बघेलखंड पठार भी बोला जाता है। मध्य उत्तर प्रदेश को पुनः यानी कि मध्य जो उत्तर प्रदेश है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार कुल मिला के कितने होते हैं? 7 भाग। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न क्या है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है आपकी सिद्ध बाबा की चोटी। तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है। कितनी? 1172 मीटर ऊंची है। इस पठार की यह सर्वोच्च चोटी है, जब इसकी औसत ऊंचाई है 150 से लेकर 450 मीटर तक। अगला प्रश्न 163 की बात करें, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? नैनी, मंगलनाथ, उज्जैन, ग्वालियर, बैतूल। तो मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? वह माना जाता है मंगलनाथ, उज्जैन। व्याख्या देखें, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर मंगलनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ पर 84 महादेवों में से 47वें महादेव हैं। मंगलनाथ को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? मंगलनाथ, उज्जैन को। अगला प्रश्न 164 की बात करें, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में? तो वह इनमें से कोई नहीं, वो संस्कार राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहती है। जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान भी है। जब एक इंदौर व्यापारी राजधानी, ग्वालियर संगीत तथा पचमढ़ी पर्यटन नगरी कही जाती है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भारत के दिल के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारत के दिल के नाम से। आइए देखते हैं व्याख्या। भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत के बीचों बीच अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। राज्य नर्मदा नदी के चारों ओर फैला हुआ है। भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय के समान है। अगला प्रश्न 166 की बात करें, इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के सीमा का हिस्सा नहीं है? किसकी नहीं है? तो पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ को तो मध्य प्रदेश की सीमा छूती है, लेकिन पश्चिम बंगाल को नहीं छूती। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, यथा दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्वोत्तर पर उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती। अगले प्रश्न 167 की बात करें, देश के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? वह आपका 10%। तो देश के क्षेत्र का 10% भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है। कितनी एरिया घेरा है? लगभग 10%, लगभग, है ना। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 32, जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का।
कितना एरिया घेरा है मध्य प्रदेश? 9.38% है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 870 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। अगला प्रश्न 168 की बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मालवा का पठार कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालवा का पठार भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल है 88 या 222 वर्ग किलोमीटर। किसके? मालवा के पठार का। तो जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28% है। ज्वालामुखी उद्गार से निकली लावा से इसका निर्माण हुआ था। किसके? मालवा के पठार का। इसमें दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती है। जब रीवा पन्ना के पठार को बिंद का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां बिंद शैली पाई जाती है। अगला प्रश्न 169 की बात करें, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो उपरोक्त सभी सही। चंबल उत्तरी, ताप्ती दक्षिणी और मेकल पर्वत पूर्वी श्रेणी है। तो प्रश्न में दिए गए सभी युग्म मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में सत्य हैं। अर्थात चंबल नदी द्वारा प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित की जाती है, ताप्ती नदी प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है तथा मेकल पर्वत मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न 170 की बात करें, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? तो पहले जाना जाता था मध्य प्रांत और बरार के रूप में। तो मध्य प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रांत और बरार के नाम से। राज्य पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश 4 स्टेटों में भी विभाजित था। सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट बी बनाया गया। इसका नाम मध्य भारत रखा तथा उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया एवं भोपाल पार्ट सी के स्टेट था। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत और बरार के नाम से भी जाना जाता था। एक बार और देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश 4 स्टेटों में विभाजित था। सेंट्रल प्रोविंसेस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट बी बनाया गया। इसका नाम मध्य भारत रखा तथा उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया एवं भोपाल पार्ट सी स्टेट था। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत और बरार के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न 171 की बात करें, मध्य प्रदेश के पूरब में रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता? केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में। तो मध्य प्रदेश को पूरब में केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में भी जाना जाता था। तो मध्य भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण देश का हृदय प्रदेश तथा केंद्रीय प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में मध्य प्रदेश सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कहता था सबसे बड़ा प्रदेश था। ब्रिटिश शासन के समय यह प्रदेश केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश को पूरब में केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न 172 की बात करें, मध्य प्रदेश में कैमूर, मेकल और महादेव क्या है? तो ये आपकी पहाड़ हैं। मध्य प्रदेश में कैमूर, मेकल और महादेव, मेकला नहीं मेकल, तो वह आपके पहाड़ हैं। कैमूर, मेकल तथा महादेव मध्य प्रदेश स्थित पहाड़ियों के नाम हैं। मेकला श्रेणी बोल दी जाती है, इसलिए इसमें मेकला लिख दिया है ना। तो मध्य प्रदेश में कैमूर, मेकला, महादेव क्या है? पहाड़ हैं। मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? किसमें आता है? मालवा क्षेत्र में आता है। तो मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? वह मालवा के अंतर्गत आता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत शामिल जिलों में मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सागर, सीहोर, भोपाल, देवास, बिरसा, रायसेन, इंदौर, गुना, धार एवं झाबुआ शामिल हैं। क्या है? तो मालवा पठार के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं? मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सागर, सीहोर, भोपाल, देवास, बिरसा, रायसेन, इंदौर, गुना और धार एवं झाबुआ शामिल हैं। अगला प्रश्न 174 की बात करें, मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? किसके? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के। तो मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? वह है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के।
आइए देखते हैं। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां स्थित हैं। दक्षिण और दक्कन का कटा फटा पठार है। मालवा पठार भौतिक बनावट के अनुसार उत्तर की ओर विंध्य पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण दक्कन लावा के पठार में विभाजित है। क्या है? मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। कैसा है? 3 भुजाओं वाला। इसका यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां हैं। किसके? मालवा पठार के अंदर। तो दक्षिण और दक्कन का कटा फटा पठार है। मालवा पठार भौतिक बनावट के अनुसार उत्तर की ओर विंध्य पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण दक्कन लावा के पठार में विभाजित है। अगला प्रश्न 175 की बात करें। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? वह है आपका बालाघाट। ये प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? वह आपका बालाघाट है। आइए देखते हैं बालाघाट के बारे में। बालाघाट दक्षिण मध्य प्रदेश का एक शांत सुंदर छोटा शहर है। सतपुड़ा पर्वतमाला के छोर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा शहर है। इसे पहले बूरा या बुरा के नाम से जाना जाता था। तो बालाघाट का पुराना नाम क्या बनता है? बूरा या बुरहा। अगला प्रश्न 176 की बात करें। दमोह का प्राचीन नाम था। दमोह का तो वह क्या था? टुंडी केर। तो दमोह का प्राचीन नाम क्या था? टुंडी केर। तो दमोह प्रदेश के मध्य में स्थित एक नगर है, किंतु पौराणिक कथाओं के राजा नल की दंपत्नी दमयंती के नाम पर ही इसका नाम दमोह पड़ा। तो दमोह नगर प्राचीन गोंडवाना कस्बा था। दमोह का प्राचीन नाम क्या था? टुंडी केर था। आइए एक बार देखते हैं। दमोह प्रदेश के मध्य में स्थित एक नगर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर इसका नाम दमोह पड़ा। तो दमोह नगर प्राचीन गोंडवाना कस्बा था। दमोह का प्राचीन नाम क्या था? टुंडी केर। अगला प्रश्न 177 की बात करें। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? कितने जिलों से? 14 जिलों से। 14 जिले कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। वर्तमान में कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ये जिले हैं उज्जैन, रतलाम, आगर, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एवं शहडोल। तो ये 14 जिले कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? वह है आपके उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एवं शहडोल। अगला प्रश्न 178 की बात करें। उज्जैनी और महिष्मती के महत्वपूर्ण नगर थे। कौन से? पश्चिमी मालवा। तो उज्जैनी और महिष्मती के महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं? पश्चिमी मालवा। ऑप्शन नंबर ब। देखते हैं। उज्जैनी और महिष्मती पश्चिमी मालवा के महत्वपूर्ण नगर हैं। वर्तमान उज्जैन ही प्राचीन उज्जैनी या अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इसी तरह वर्तमान महेश्वर प्राचीन समय में महिष्मती के रूप से जाना जाता है। दोनों ही नगर धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर हैं। तो उज्जैन और महिष्मती कहाँ पे है? ये पश्चिमी मालवा में। तो उज्जैन और महिष्मती पश्चिमी मालवा के महत्वपूर्ण नगर हैं। वर्तमान उज्जैन ही प्राचीन उज्जैन या अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इसी तरह वर्तमान महेश्वर प्राचीन समय में महिष्मती के रूप से जाना जाता था। दोनों ही नगर धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर रहे हैं। अगला प्रश्न 179 की बात करें। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? किसको बोला जाता है? मैहर को। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? मैहर। तो अध्यात्म और संगीत नगरी मैहर को प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। मैहर सतना जिले में स्थित एक खूबसूरत धार्मिक नगरी है। मैहर में मां शारदा का ऐतिहासिक मंदिर है। यह 1 से 8 शक्तिपीठों में से एक है। यह पीठ नरसिंह पीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 180 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? चंबल संभाग का कौन सा जिला नहीं है? अलीराजपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुर से चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। सिर्फ 3 जिले, मुरैना, भिंड और शिवपुर आते हैं, जबकि अलीराजपुर इंदौर संभाग का एक जिला है। अगला प्रश्न 181 की बात करें। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस किले में स्थित है? किसमें स्थित है? होशंगाबाद के किले में। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस किले में स्थित है? तो वह होशंगाबाद किले में।
देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाले पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा श्रेणी की महाद्वीप पहाड़ियों में स्थित है। क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाले पर्यटन स्थल कहाँ में? पचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा श्रेणी की महाद्वीप पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न 182 की बात करें। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वह है आपकी शिगार चोटी। तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिगार। आइए शिगार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं क्या है। मालवा पठार का सबसे ऊंचा शिखर शिगार है। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। शिगार चोटी मऊ के दक्षिण में स्थित है तथा मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जानापाव है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है तथा तीसरी ऊंची चोटी धजरी है, गजरी या धजरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 810 मीटर। तो मालवा पठार का सबसे ऊंचा शिखर शिगार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। शिगार चोटी मऊ के दक्षिण में स्थित है तथा मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जानापाव है। तो जानापाव दूसरी आपकी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है तथा तीसरी ऊंची चोटी गजरी या धजारी जिसको बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई 810 मीटर है। तो मालवा पठार के अंदर कौन कौन चोटी है? शिगार, जानापाव और धजारी चोटी। अगला प्रश्न 183 की बात करें। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? वह छूता है आपकी सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाला सिंगरौली पूर्व में सीधी जिले की एक तहसील के रूप में कार्यरत था, जो अब पृथक जिला बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। अगला प्रश्न 184 की बात करें। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी है। वर्तमान भौतिक शोधों के आधार पर बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है और इसकी सीमाएं इस प्रकार आधारित की गई हैं। वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटों की श्रेणियां, उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना आयागय श्रेणियों से घिरा हुआ है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। क्या सही है इसके बारे में? बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी है। वर्तमान भौतिक शोधों के आधार पर बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है और उसकी सीमाएं इस प्रकार आधारित की गई हैं कि वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटों की श्रेणियों, उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना आयागय श्रेणियों से घिरा हुआ है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 185 की बात करें। प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से हुआ है? किस नाम से मिलता है? इनमें से कोई नहीं, ना तो नलपुर, ना ही दुर्गपुर, ना ही भोपालपुर। आइए देखते हैं सीहोर के बारे में क्या सही है। सीहोर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। यह पुराना जिला है जो नवाब के समय से आज तक सीहोर शहीदों की भूमि रहा है। सीहोर अंग्रेज द्वारा बसाया शहर है। सीहोर का पुराना नाम क्या था? सिंदापुर। क्या था? सिंदापुर, जो उसे सीवन नदी से मिले पत्थर के अनुसार मिला। तो सीहोर अवंती का अभिन्न अंग रहा। तो प्राचीन ग्रंथों सीहोर जिले के उल्लेख किस नाम से हुआ है? वह हुआ है आपका सिंदापुर। ऑप्शन नंबर कोई नहीं इसमें से। अगला प्रश्न 186 की बात करें। क्या कह रहा है? शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। किसमें? तो वह विंध्य में। तो शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या सही है। मध्य प्रदेश के पूर्व में शहडोल अब उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ पहाड़ियों में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया स्थित है। यह उद्यान प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो अपने बागों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न 187 की बात करें, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? गुडविल चोटी। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, जिस चोटी का नाम क्या है? गुडविल चोटी। आइए देखते हैं गुडविल चोटी के बारे में क्या सही है। दिए गए विकल्पों में से विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर गुडविल चोटी है, जो समुद्र तल से है 2467 फुट यानी कि 752 मीटर ऊपर स्थित है। गुडविल चोटी को कलमार शिखर एवं कालुम्बे शिखर के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंगरायपुर के निकट स्थित है, जो कि भांडेर या पन्ना पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार विंध्याओं में अमरकंटक शामिल है, लेकिन आज यह मेकल रेंज का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार माना जाता है। क्या सही है? दिए गए विकल्पों में से विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल चोटी कहा जाता है, जो समुद्र तल से 2467 फुट यानी कि 752 मीटर ऊपर स्थित है। गुडविल चोटी के कलुमार शिखर एवं कालुम्बे शिखर के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंगरायपुर के निकट स्थित है, जो कि भांडेर या पन्ना पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार विंध्याओं में अमरकंटक शामिल है, लेकिन आज यह मेकाल रेंज का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार माना जाता है। अगला प्रश्न 188 की बात करें, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है, वह है आपका मुरैना जिला। तो चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना जिला। मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूखंड के लिए प्रसिद्ध है, जो यह नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित करती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। तो 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले से चंबल, क्वारी, आसन और सांक नदियां बहती हैं। क्या सही है चंबल मुरैना के बारे में? मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमि खड्ड के लिए प्रसिद्ध है, जो यह नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित करती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले से चंबल, क्वारी, आसन और सांक नदियां बहती हैं। अगला प्रश्न 189 की बात करें, क्या कह रहा है? निम्न में से किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है? वह शहर है आपका इंदौर, जिसको क्या बोला जाता है? मिनी मुंबई। मिनी मुंबई के बारे में देखते हैं क्या सही है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाने वाला इंदौर शहर को मिनी मुंबई के उपनाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के द्वारा सड़क मार्ग, रेल सेवा तथा वायु सेवा से सीधे मुंबई से जुड़े इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा है, सबसे आधुनिक तथा प्रदेश का सर्वाधिक धनाढ्य शहर है। क्या सही है? मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर को मिनी मुंबई के उपनाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के द्वारा सड़क मार्ग, रेल सेवा तथा वायु सेवा से सीधे मुंबई से जुड़े इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक, प्रदेश का सर्वाधिक धनाढ्य यानी कि धनी शहर है। अगला प्रश्न 190 की बात करें, वह जिला जो प्रत्येक शहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मांडू। वह जिला जो प्रत्येक शहर कहा जाता है वह क्या है? मांडू। आइए देखते हैं मांडू के बारे में क्या कथन दिया गया है। प्रत्येक शहर वे खूबसूरत शहर या जगह कहलाती है, क्या कहलाती है? जहां पर भयानक इतिहास और दीवारों के अंदर असामान्य तथ्यों या अजीब रहस्य हैं। भारत में कई भूत शहर और गांव हैं जो अस्पष्टीकृत के रहस्यों को पूरा करने के कारण छोड़ दिया जाता है। इन्हीं शहरों में से मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो एक सुंदर पर्यटन स्थल होने के साथ साथ अपने में कई रहस्य छुपाए हैं और कई बार बर्बादी का मंजर देखा है। इनके अतिरिक्त धनुषकोडी तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी आगरा, कुलधारा राजस्थान तथा गांधी कोटा आंध्र प्रदेश आदि इसी श्रेणी में शामिल है, यानी कि यहाँ से लोग पलायन कर गए हैं। तो क्या सही है मांडू के बारे में? प्रत्येक शहर यानी कि छोड़ा हुआ शहर वे खूबसूरत शहर या जगह कहलाती हैं जहां पर भयानक इतिहास और दीवारों के अंदर असामान्य तथ्यों या अजीब रहस्य हैं। भारत में कई भूत शहर और गांव हैं जो अस्पष्टीकृत के रहस्यों को पूरा करने के कारण छोड़ या प्रत्येक दिया जाता है। इन्हीं शहरों में मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो एक सुंदर पर्यटन स्थल होने के साथ साथ अपने में कई रहस्य छुपाए हैं और कई बार बर्बादी का मंजर इसने देखा है। इनके अतिरिक्त धनुषकोडी तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी आगरा,
कुलधारा राजस्थान तथा गांधी कोटा आंध्र प्रदेश आदि इसी श्रेणी में शामिल शहर हैं। अगला प्रश्न 191 बात करें। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है, क्या है? चौरागढ़। तो मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है चौरागढ़। आइए चौरागढ़ के बारे में देखते हैं क्या सही है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर पचमढ़ी में है, और दूसरी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है? चौरागढ़ भी पचमढ़ी में स्थित है। लगभग 1326 मीटर ऊंची चौरागढ़ पहाड़ी पर प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। तो दूसरी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? चौरागढ़। और सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है पचमढ़ी को। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित क्षेत्र पचमढ़ी है। तो पचमढ़ी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी स्थापित हो चुकी है। अगला प्रश्न 193 बात करें। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है आपकी धूपगढ़। ऑप्शन नंबर आ। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। यही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो वह क्या थी? नागपुर थी। तो भारत की आजादी के बाद जो मध्य प्रांत की राजधानी बनी वह क्या थी? नागपुर। सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार ब्रिटिश अधीन भारत का एक प्रांत था। यह मध्य भारत के उन राज्यों से बना था जिन्हें अंग्रेजों ने मराठों एवं मुगलों से जीता था। इस प्रांत की राजधानी नागपुर थी। यह शहर 1956 तक मध्य प्रांत राज्य की राजधानी था। 1956 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया है। यह नगर संतरों के लिए काफ़ी मशहूर है, इसलिए इसे लोग संतरे की नगरी भी कहा जाता है नागपुर को। तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार ब्रिटिश अधीन भारत का एक प्रांत था। यह प्रांत मध्य भारत के उन राज्यों से बना था जिन्हें अंग्रेजों ने मराठों एवं मुगलों से जीता था। इस प्रांत की राजधानी नागपुर थी। यह शहर 1956 तक मध्य प्रांत की राजधानी रहा था। 1956 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया। यह नगर संतरों के लिए काफ़ी मशहूर है। कौन सा? नागपुर। इसलिए इसे लोग संतरों की नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न 195 बात करें। मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके पास स्थित है? कहाँ मिलता है ये मिलता है मार्बल रॉक जबलपुर। तो मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में किसके पास स्थित है? जबलपुर। आइए देखते हैं जबलपुर के बारे में क्या सही है। नर्मदा से 13 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में जबलपुर के समीप भेड़ाघाट स्थल भी है और धुआंधार जलप्रपात भी। यहीं पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है जिन्हें व्यावसायिक तौर पर जबलपुर शहर से प्राप्त किया जा सकता है। क्या सही है? नर्मदा से 13 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में जबलपुर के समीप भेड़ाघाट स्थल भी है और धुआंधार जलप्रपात भी। यहीं पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है जिन्हें व्यावसायिक तौर पर जबलपुर शहर से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न 196 की बात करें। निम्न में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? वह कौन सा है? निम्न में दोनों ही। तो निम्न में कोई नहीं। तो कौन सा शहर शिवपुरी जिले में है? कोलारस और नरवर। आइए देखते हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश राज्य का एक किला है। शिवपुरी मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। शिवपुरी जिले में नरवर का किला काली सिंध के पूर्व में है जो शिवपुरी से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर है। नरवर का किला मध्ययुगीन समय का है। कोलारस और नरवर शिवपुरी जिले के नगर पंचायत है जी। तो निम्न में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? कोलारस और नरवर। ठीक है, निम्न दोनों ही। तो कौन से शहर हैं जो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आते हैं? कोलारस और नरवर। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। शिवपुरी जिले में नरवर का किला काली सिंध के पूरब में है जो शिवपुरी से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर है। नरवर का किला मध्ययुगीन समय का है। कोलारस और नरवर शिवपुरी जिले की नगर पंचायत है। संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं? तो वह जबलपुर शहर के समीप पाई जाती हैं। तो संगमरमर की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? जबलपुर में।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर और संगमरमर की चट्टानें एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। संगमरमरी चट्टान नर्मदा नदी के दोनों ओर करीब 100 फीट ऊंची जब सूर्य की रोशनी सफेद और मटमैले रंग के संगमरमर चट्टान पर पड़ती है तो नदी में बनने वाला इसका प्रतिबिंब अद्भुत होता है। क्या सही है इसके बारे में? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर और संगमरमरी चट्टान एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। संगमरमरी चट्टान नर्मदा नदी के दोनों ओर करीब 100 फीट ऊंची है। जब सूरज की रोशनी सफेद और मटमैले रंग के संगमरमर चट्टान पर पड़ती है तो नदी में बनने वाला इसका प्रतिबिंब अद्भुत होता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? तो वह है आपका उपरोक्त दोनों। कौन कौन से? सीधी और शहडोल। तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है? वह है आपका सीधी और शहडोल, उपरोक्त दोनों। तो सीधी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व छोर पर स्थित जिला है। इसका मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थान है। सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर सोन नदी एवं जोयला नदी का संगम है। यह सही है। सीधी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व पर स्थित जिला है। इसका मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थान है। तो सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर सोन नदी एवं जोयला नदी का संगम है। बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो वह है आपका शिवपुरी। तो बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? वह है आपका शिवपुरी। आइए देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शिवपुरी जिले का कुछ भाग बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में विस्तृत है। हालांकि शिवपुरी मुख्य रूप से मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है, जबकि होशंगाबाद, नर्मदा, सोन घाटी और सतपुड़ा मेकल श्रेणी में तथा भोपाल व सांची मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो दिए गए विकल्पों में शिवपुरी जिले का कुछ भाग बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड के पठार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले में विस्तृत है। हालांकि शिवपुरी मुख्य रूप से मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है, जबकि होशंगाबाद, नर्मदा, सोन घाटी और सतपुड़ा मेकल श्रेणी में तथा भोपाल और सांची मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 200 की बात करें। बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 2003 पे। तो बुरहानपुर जिला किस साल अस्तित्व में आया? 2003 में। बुरहानपुर जिला 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ खंडवा से अलग करके बनाया गया। इसका जिला मुख्यालय बुरहानपुर नगर है। बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह ईस्वी सन 1400 के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा स्थापित किया गया है। तो वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर, खंडवा से, अनूपपुर, शहडोल से तथा अशोकनगर, गुना से बनाए गए थे। तो बुरहानपुर जिला 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ खंडवा से अलग करके बनाया गया था। इसका जिला मुख्यालय बुरहानपुर में है। तो बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह ईस्वी सन 1400 के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा स्थापित किया गया था। तो वर्ष 2003 में और भी जिले बनाए गए थे। जो 3 जिले बनाए गए थे बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से और अशोकनगर गुना से बनाए गए थे। अगला प्रश्न 201 की बात करें, क्या है? रीवा पन्ना के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है बिंद के पठार के नाम से। तो रीवा पन्ना पठार को बिंद पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो रीवा पन्ना का पठार मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इस प्रदेश का विस्तार रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर, रेहली, बांडा तहसील जिले में है। इस क्षेत्र में टोंस, कैन, सोनार, ब्यारमा और बीहर, रीवा जिले में चचाई जलप्रपात का निर्माण नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार की ऊंचाई 300 से लेकर 400 मीटर तक है। यहाँ बुलई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में पूरब में चावल की खेती होती है। पन्ना में हीरे उत्खनन, रीवा में कत्था बनाने का उद्योग तथा सतना में सीमेंट उद्योग स्थित है। मैहर, सतना में प्राचीन शारदा माता मंदिर तथा अलाउद्दीन संगीत पीठ स्थित है। तो रीवा पन्ना के पठार को बिंद का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। आइए एक बार इसको और देख लेते हैं। रीवा पन्ना का पठार मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इसे प्रदेश का रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर जिसे रेहली, बंडा तहसील जिलों में है।
इस क्षेत्र में टोंस, कैन, सोनार, ब्यारमा और बीहड़, रीवा जिले में बीहड़, जिसको क्या बोलता है बीहड़, चचाई जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी? बीहड़ नदी। नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार की ऊंचाई 300 से लेकर 400 मीटर तक है। यहाँ बुलई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में पूरब में चावल की खेती होती थी। पन्ना में हीरे उत्खनन, रीवा में कत्था बनाने का उद्योग तथा सतना में सीमेंट उद्योग स्थित है। मैहर सतना में प्राचीन शारदा माता मंदिर तथा अलाउद्दीन संगीत पीठ स्थित है। रीवा पन्ना के पठार को बिंद का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? किसके साथ मिलता है इसका? उत्तर प्रदेश। तो सतना जिला है ये उत्तर प्रदेश से इसकी जिले की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। वो 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के साथ मिलती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से साथ मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के 12 जिलों से नहीं 13 जिलों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के 13 जिलों से मिलती है। यह जिले सागर, सिंगरौली, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, रीवा, टीकमगढ़, सतना, पन्ना, छतरपुर आदि, भिंड, मुरैना आदि, ठीक है। अगला प्रश्न, परसली कौन से जिले में स्थित है? परसली कौन से जिले में स्थित है? वह है आपके सीधी जिले में। ऑप्शन नंबर आ। तो परसली रिसोर्ट मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है, जो यहां से बहने वाली बनास नदी के किनारे स्थित है। यह मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए एक सुंदर स्थान है, जो सीधी जिले के संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जंगल सफारी की भी सुविधा उपलब्ध है। परसली रिसोर्ट से भी 10 मिनट में संजय डुबरी उद्यान में पहुंचा जा सकता है। तो परसली रिसोर्ट मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है, जो यहाँ से बहने वाली बनास नदी के किनारे स्थित है। यह मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए एक सुंदर स्थान है, जो सीधी जिले के संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जंगल सफारी की भी सुविधा उपलब्ध है। परसली रिसोर्ट से 10 मिनट में संजय डुबरी उद्यान में पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न 204 की बात करें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश की सीमा राज्य नहीं है? वह नहीं है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आ। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के साथ मिलती है। ये कन्फ्यूजन प्रश्न कर रहा है, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ मिलती है? उत्तर प्रदेश के साथ, जैसे कि हम पिछले वीडियो में प्रश्न देख चुके हैं, ठीक है। ये पुराना इसमें लिख दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से, जो कि हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अतः कर्नाटक राज्य मध्य प्रदेश की सीमा राज्य नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है, वह क्या है? कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। इसी तरह कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है। वे जिले हैं उज्जैन शहर से भी निकलती है। इसी कारण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला बनवाई, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। ये खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या डेफिनेशन है इसकी? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। इसी तरह कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है। यह उज्जैन शहर से भी निकलती है। इसी कारण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यह वेधशाला बनवाई थी, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं। तो यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अगला प्रश्न 206, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता? शाजापुर, देवास, रतलाम आते हैं, लेकिन आपका मंडला नहीं आता। तो कौन सा जिला जो मालवा क्षेत्र में नहीं आता? मंडला। तो मंडला जिला मालवा अंचल में नहीं आता, यह सतपुड़ा श्रेणी में आता है तथा यह दक्षिण पूर्व का भाग है। इससे लगे जिले बालाघाट, शहडोल, कटनी, यह छत्तीसगढ़ से लगा है, जबकि मालवा के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर, आगर मालवा जैसे 15 जिले से भी अधिक आते हैं। अगला प्रश्न 207, किस जिले के चमड़े के खिलौने में GI टैग है? किस जिले के चमड़े के खिलौने में GI टैग है? तो वे किस कहाँ के हैं? इंदौर। इंदौर के चमड़े के खिलौने में GI टैग है। आइए देखते हैं।
इंदौर के चमड़े के खिलौने में भौगोलिक सूचक जीआई टैग लगाया गया है। कहाँ के खिलौनों में? इंदौर के चमड़े के खिलौनों में। अगला प्रश्न 208 की बात करें, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? किस दिशा की ओर होती है? वह होती है आपकी उत्तर, उत्तर की ओर। तो राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? उत्तर की ओर होती है। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढाल या ढलान मुख्य उत्तर दिशा की ओर है। अगला प्रश्न 209 की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? वह विस्तार आपका क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इसमें गलत दिया है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 2 डिग्री दिया है, लेकिन फिर भी अपन यही लगाएंगे, और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार क्या है? पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये लगभग दिया है 21 डिग्री 2 डिग्री उत्तर से लेके 26 डिग्री 87 डिग्री उत्तर तक। अगला प्रश्न 210 की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? वह किया गया है आपका 9 में। तो मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9 में। मध्य प्रदेश राज्य को प्राकृतिक क्षेत्रों 9 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य ये तो 3 आपके प्राकृतिक विभाग हैं, कौन कौन से? मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार। तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती हैं राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी और महादेव श्रेणी मेकल श्रेणी। पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश राज्य के प्राकृतिक क्षेत्रों को 9 भागों में उपविभाजित किया गया है, 9 भागों। अगला प्रश्न 211 की बात करें, निम्न में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? और कौन सा जिला है आपका? रतलाम। तो निम्न में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? वह आपका रतलाम है। वर्तमान मध्य प्रदेश का रतलाम जिला जौरा, सैलाना और पिपलौदा की पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है। तो देश के क्षेत्र का लगभग कितना भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शामिल है, यानी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में शामिल है? वह है आपका 9.5%, ऑप्शन नंबर 7। तो देश के क्षेत्र का लगभग 9.5% भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। आइए देखते हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग कितना है? 938% है। अतः प्रश्नानुसार विकल्प 7 सही होगा। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो वह है आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। आइए देखते हैं, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पठारी इलाका मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्र है। यह मध्य उच्च प्रदेश का प्राकृतिक उपविभाजन है। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? वह कौन सा क्षेत्र आपका? मालवा, ऑप्शन नंबर 8। तो 16 महाजनपदों में से अवंती महाजनपद से मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जुड़ा हुआ था। कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा था? मालवा क्षेत्र। अगला प्रश्न 215 की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का राज्य था। कैसा राज्य था? सबसे बड़ा राज्य था। यानी कि जो मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले भारत का ये सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अगला प्रश्न देखते हैं 216 क्या है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? वह है आपके सीधी। इन जिलों में से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दोनों के साथ सीमा मिलाता है? दिए गए विकल्पों के अनुसार मध्य प्रदेश का सीधी जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन वास्तव में सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। अब किसकी करती है? सिंगरौली की। इससे जो जिला अब अलग हो गया है, इससे पहला प्रश्न था, ठीक है, तो अब सिंगरौली जिला लगता है उत्तर प्रदेश से।
तो दिए गए विकल्पों के अनुसार मध्य प्रदेश सीधी जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन वास्तव में सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। अब कौन सा जिला लगता है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी और औसत ऊंचाई क्या है? क्या औसत ऊंचाई है? MSL से 300 मीटर ऊपर। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई समुद्र से कितनी है? MSL 300 मीटर ऊपर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 218 की बात करें। ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी नाम बताइए। और क्या नाम था? इंदौर। ऑप्शन नंबर द। तो ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या है? इंदौर। 1948 में मध्य भारत के गठन के साथ इंदौर मध्य प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया, जबकि ग्वालियर को इस प्रांत की शीतकालीन राजधानी बनाया गया। इंदौर ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी होगी। यह सिलसिला 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने तक चला। अगला प्रश्न 219 की बात करें। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। वह आपके नाम है क्या? सतपुड़ा पर्वत। तो होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है? सतपुड़ा। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके किनारे पर सतपुड़ा पर्वत स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो लगभग 1350 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न 220। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? किससे करता है? तो वह राजस्थान से करता है। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो राजस्थान से मिलता है नीमच जिले की सीमा। नीमच भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिले का मुख्यालय नीमच है। नीमच को 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। प्रारंभ में यह मंदसौर जिले का हिस्सा था। यह पश्चिम और उत्तर में राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। वर्तमान में यह CRPF अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। नीमच को CRPF की जन्मस्थली माना जाता है। आइए इसको एक बार देखते हैं क्या इसकी डेफिनेशन है। नीमच भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिले का मुख्यालय नीमच है। नीमच को 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। प्रारंभ में यह मंदसौर जिले का हिस्सा था। यह पश्चिम और उत्तर में राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करता है। वर्तमान में यह CRPF अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। नीमच को CRPF की जन्मस्थली भी माना जाता है। बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आइए देखते हैं। बघेलखंड मध्य भारत का एक क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी स्थित में और स्थित है। बघेलखंड में कुछ जिले उत्तर प्रदेश के तथा कुछ मध्य प्रदेश के हैं। तो बघेलखंड में कौन किस किस राज्य के जिले हैं? कुछ जिले तो उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न 222 की बात करें। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो वह नहीं है आपका पश्चिमी पठार। मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा और मेकल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी, ये कैसे हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र, लेकिन पश्चिमी पठार नहीं है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से 3 विभागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी तथा पूर्वी पठार, जिसको बघेलखंड पठार भी बोला जाता है। तो मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार कुल 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत के पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो आप समझ गए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? पश्चिमी पठार। अगला प्रश्न 223 की बात करें। बड़वानी की उत्तरी की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। क्या नाम है? तो वह धार। तो बड़वानी की उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। वह है आपका धार। बड़वानी जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य, पश्चिम में गुजरात राज्य, पूर्व में जिला खरगोन तथा उत्तर में जिला धार है। क्या है? बड़वानी जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में खरगोन जिला तथा उत्तर में जिला धार है। जिला पश्चिम उच्चतम बिंदु के साथ आकार में त्रिकोणीय है। शहर बड़वानी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। बड़वानी जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई। पूर्व में यह जिला खरगोन पश्चिमी निमाड़ जिले का एक भाग था। जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं। यह कपास के लिए प्रसिद्ध है।
तो बड़वानी के बारे में क्या सत्य है? बड़वानी जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, पूरब में जिला खरगोन, उत्तर में जिला धार है। जिला पश्चिम में उच्चतम बिंदु के साथ आकार में त्रिकोणीय है। शहर बड़वानी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। बड़वानी जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई। पूरब में यह जिला खरगोन पश्चिम निवाड़ जिले का एक भाग था। जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं। यह कपास के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 224 की बात करें। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना डेडस के राज्य का हिस्सा बन गया। किसका हिस्सा बन गया? मध्य भारत के। तो भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना मध्य भारत के राज्य का हिस्सा बन गया। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या सही है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गुना मध्य भारत के 16 जिलों में से एक के रूप में 28 मई 1948 को मध्य भारत के राज्य के रूप में हिस्सा बन गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया था। स्वतंत्रता से पहले गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा था, जिस पर सिंधिया वंश का अधिकार था। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गुना मध्य भारत के 16 जिलों में से एक के रूप में 28 मई 1948 को मध्य भारत के नए राज्य का हिस्सा बन गया। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया। स्वतंत्रता से पहले गुना ग्वालियर राज्य घराने का हिस्सा था, जिस पर सिंधिया वंश का अधिकार था। अगला प्रश्न 225 की बात करें। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर डेडस के राज्य का हिस्सा बन गया। किसका हिस्सा बन गया? मध्य भारत। ऑप्शन नंबर आ। तो भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर मध्य भारत के राज्य का हिस्सा बन गया। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1948 में अलीराजपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय हो जाने के बाद यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से मध्य भारत के अधीन हो गया। अगला प्रश्न देखें 226 क्या कह रहा है। एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? वह है आपका गोंडवाना भूभाग। तो जो गोंडवाना भूमि है वो एक भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भू संहिता का भाग है। गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति धरती के पेंजिया भूखंड के काल में गोंडवाना भूमि पर हुई थी। गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। भूवैज्ञानिक के अनुसार लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर 2 महाद्वीप ही थे। एक का नाम गोंडवाना और दूसरे का नाम क्या था? लॉरेंसिया लैंड। तो गोंडवाना लैंड दक्षिण गोलार्ध में था और उसके टूटने से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप बने। गोंडवाना दक्षिण गोलार्ध में था, इसके टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड कुछ हिस्से लॉरेंसिया के कुछ हिस्सों से जुड़ गए। इनमें अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप है। तो गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना प्रदेश के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ शुरुआती जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न 227 की बात करें। केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है? केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? वह कौन सा राज्य? आपका मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं क्या इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया वर्गीकरण है जो पहाड़ी इलाकों, राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन और गैर व्यवहार राज्य वित्त जैसे भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। यह वर्गीकरण 1969 में अस्तित्व में आया। भारत में विशेष श्रेणी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के 7 राज्य हैं। सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अन्य राज्यों को जनरल श्रेणी राज्यों जिसे जीसीएस के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो क्या डेफिनेशन थी इसकी? विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा
दिया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है। जो पहाड़ी इलाकों और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन और गैर व्यवहार राज्य वित्त जैसे भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। यह वर्गीकरण कब अस्तित्व में आया? 1969 में अस्तित्व में आया। भारत में विशेष श्रेणी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के 7 राज्य हैं। सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अन्य राज्यों को जनरल श्रेणी राज्य जिसे जीसीएस के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न 228 की बात करें। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? वह है आपका जबलपुर। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? वह है आपका जबलपुर। आइए देखिए जबलपुर के बारे में क्या सकते हैं। प्रश्न दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के सबसे निकटतम स्थित है। इसके बाद कटनी और पन्ना 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के निकट स्थित नगर है, जबकि उपरोक्त में से रीवा 82.5 डिग्री मध्य रेखा के निकट स्थित शहर है। अगला, मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? वह नहीं है आपकी चंबल घाटी। तो सोन घाटी, नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी, ये कैसी घाटियां आपकी? भ्रंश घाटियां हैं। तो चंबल घाटी आपकी भ्रंश घाटी नहीं है। आई डेफिनेशन दिखती है, क्या सही है इसके बारे में। रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं, जिनमें अक्सर झीलें भी निर्मित हो जाती हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच एक चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। तो भ्रंश घाटियां लंबी, सकरी व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में क्या बोला जाता है? ग्रोबेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राबेन। तो ग्राबेन कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा, सोन तथा ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी का उदाहरण है, जबकि चंबल नदी पर्वतीय प्रदेश में नदी युवावस्था में होती है और अपनी लंबवत अपरदन क्रिया द्वारा बहुत गहरी एवं सकरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे माँ खड्ड कहते हैं। इसके किनारे बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। अगला प्रश्न 230 की बात करें, क्या है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? वह है आपका झाबुआ जिला। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? वह है झाबुआ जिला। तो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात एवं राजस्थान राज्य की सीमाओं को छूता है, जबकि अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को छूता है। मंदसौर और रतलाम राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। तो डेफिनेशन क्या दी गई थी? मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात एवं राजस्थान राज्य की सीमाओं को छूता है, जबकि अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को छूता है। मंदसौर और रतलाम राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पचमढ़ी को। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाले पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी है 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाले पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? वह कहा जाता है बुरहानपुर को। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण का द्वार कहलाता है? बुरहानपुर। आइए बुरहानपुर के बारे में देखते हैं, क्या सही है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित एक नगर है। यह खानदेश की राजधानी था। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक मोहम्मद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। दुर्गम पहाड़ी स्थित असीगढ़ का किला बुरहानपुर से 22 किलोमीटर और खंडवा से 48 किलोमीटर दूरी पर है। खंडवा बुरहानपुर रोड पर स्थित है। आधार से इसे किले की ऊंचाई कितनी है? 2 से 59.1 मीटर तथा औसत समुद्र तल से 701 मीटर है। इसे गेटवे टू सदर्न इंडिया या दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाजा कहा जाता है। तो बुरहानपुर के बारे में क्या डेफिनेशन थी आप लोग समझ गए होंगे, एक बार देख लेते हैं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित एक नगर है।
एक खानदेश की राजधानी था। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। दुर्गम पहाड़ी स्थित असलीगढ़ का किला बुरहानपुर से 22 किलोमीटर और खंडवा से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। खंडवा बुरहानपुर रोड पर स्थित है। आधार से इस किले की ऊंचाई कितनी है? 268.1 मीटर तथा औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 701 मीटर। इसे गेटवे टू साउदर्न इंडिया या दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न 233 की बात करें, क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों में को आरोही क्रम सबसे चोटी सर्वप्रथम को व्यवस्थित कीजिए। तो मध्य प्रदेश के शिखरों को आरोही क्रम में लिखें। आइए लिखते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा जिला आएगा आपका? वह कौन सी पहाड़ी आएगी? कलुमार या सद्भावना शिखर, फिर आपका आएगा अमरकंटक, फिर आपका आएगा चौरागढ़, आपका आएगा धूपगढ़। तो सबसे छोटी चोटी है आरोही क्रम में, क्या होता है? सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक। तो सबसे छोटी इन चारों के बीच तो कौन सी है? सद्भावना शिखर। उसके बाद आपका कौन सा नंबर आता है? अमरकंटक। फिर आपका चौरागढ़ जो आपकी दूसरी सेकंड चोटी है ऊंचाई में, और जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी धूपगढ़। तो सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है, फिर आपकी चौरागढ़, फिर आपकी अमरकंटक है, उसके बाद आपकी सद्भावना शिखर। तो प्रश्न में मध्य प्रदेश के पर्वत शिखर दिए गए हैं जिनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही सबसे छोटी सर्वप्रथम क्रम इस प्रकार है। तो जो कलुमार या सद्भावना शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। अमरकंटक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1067 मीटर। चौरागढ़ जो सेकंड चोटी है आपकी 1326 मीटर, और धूपगढ़ इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। अगला प्रश्न 234 की बात करें, क्या कह रहा है? 234, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? वह कौन सी है आपकी? सतपुड़ा श्रेणी। तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? वह आपकी सतपुड़ा। तो प्रश्न में दी गई मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों में से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दो विशाल नदियों नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य स्थित है। नर्मदा का उद्गम सतपुड़ा पर्वत की मेकाल श्रेणी से होता है तथा ताप्ती का उद्गम का सतपुड़ा श्रेणी से होता है। ये दोनों ही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर बहती हुई अरब सागर में समाती है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, भांडेर और कैमू श्रेणी स्थित है। क्या डेफिनेशन है? प्रश्न में दी गई मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों में से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दो विशाल नदियों नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य स्थित है। नर्मदा का उद्गम सतपुड़ा पर्वत की मेकल श्रेणियों से होता है तथा ताप्ती का उद्गम का सतपुड़ा श्रेणी से होता है। ये दोनों ही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर बहती हुई अरब सागर में समाती हैं। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, भांडेर और कैमू श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न 235 की बात करें, क्या कह रहा है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? किन के मध्य स्थित है? विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणी। तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? विंध्याचल एवं सतपुड़ा। सामान्य रूप से नर्मदा बेसिन या नर्मदा कछार तकनीकी रूप से उस जल ग्रहण क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें गिरने वाला वर्षा का जल नदी नालों के तंत्र से होकर अंततः नर्मदा में जा मिलता है। जल ग्रहण क्षेत्र एक कटोरी की तरह होता है। सामान्य भाषा में नर्मदा घाटी से आशय बेसिन की पर्वतीय क्षेत्र से शेष रहे मैदानी और निचले क्षेत्र से लगाया जाता है। नर्मदा के संदर्भ में कछार का स्वरूप एक लंबी नौका जैसा है जिसके सतही भूगोल को देखें तो उत्तरी कगार विंध्याचल पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों और दक्षिणी कगार सतपुड़ा पर्वत माला की श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों से बनता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा के उत्तरी और सतपुड़ा श्रेणी दक्षिणी किनारे पर प्राय समानांतर चलती हैं। विंध्याचल पर्वत अनेक पठारों से मिलकर बना है जो पूर्व स्थित में बिहार के सासाराम से लेकर पश्चिम में गुजरात के निकट जोवर तक फैला है। एक और डेफिनेशन और दिखती है कि नर्मदा घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के मध्य है? तो वह है विंध्याचल एवं सतपुड़ा। सामान्य रूप से नर्मदा बेसिन या नर्मदा कछार तकनीकी रूप से उस जलग्रहण क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें गिरने वाले वर्षा का जल नदी नालों के तंत्र से होकर अंततः नर्मदा में जा मिलता है। जल ग्रहण क्षेत्र एक कटोरी की तरह होता है। सामान्य भाषा में नर्मदा घाटी से आशय बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र से शेष रहे मैदानी और निचले क्षेत्र से लगाया जाता है। नर्मदा के संदर्भ में कछार का स्वरूप एक लंबी नौका जैसा है जिसकी सतही भूगोल को देखें तो उत्तरी कगार विंध्याचल पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों और दक्षिणी कगार सतपुड़ा पर्वतमाला की श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों से बनता है।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा के उत्तरी और सतपुड़ा श्रेणी दक्षिणी किनारे पर प्राय समानांतर चलती है। विंध्याचल पर्वत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जो पूर्व में बिहार के सासाराम से लेकर पश्चिम में गुजरात के निकट जोबर तक फैला है। अगला प्रश्न 236 का करें। विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग है, विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग है वह है आपका भांडेर पठार। तो विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग क्या है? भांडेर का पठार। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। भांडेर पठार भारत में मध्य प्रदेश राज्य में एक पठार है। इसमें 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह क्रमशः उत्तर और पूर्व में भारत गंगा के मैदानों और छोटा नागपुर पठार के साथ दक्षिण में दक्कन पठार को जोड़ता है। पठार मध्य भारत में विंध्य रेंज का हिस्सा है। क्या डेफिनेशन है? भांडेर पठार भारत में मध्य प्रदेश राज्य में एक पठार है। इसमें 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह क्रमशः उत्तर और पूर्व में भारत गंगा के मैदानों और छोटा नागपुर पठार के साथ दक्षिण में दक्कन पठार को जोड़ता है। तो पठार मध्य भारत में विंध्य रेंज का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं 237 क्या है। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था। विभाजन से पहले 2000 से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया है, जिससे पहले स्थान से खिसक कर अब कहाँ पे आ गया है? दूसरे स्थान पर।